नमस्कार जी। अभी हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पढ़ेंगे जल प्राप्ति के साधन, सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई। हमें शुद्ध पानी, पीने का पानी कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। अगर आपने भूगोल में पढ़ा होगा क्लास 6 से लेकर 10वीं तक, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 27.3%, सॉरी 2.73%, 3% भी जो है विश्व में, पूरे वर्ल्ड में प्योर वाटर नहीं है। 97.7% जो पानी है वो खारा पानी है, समुद्र का पानी है। तो हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते क्योंकि वो खारा है। तो विदेशों में और हिंदुस्तान में भी ये शुरू हो चुका है। जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने खारे पानी को पीने, मीठा पानी ये कन्वर्ट कर दिया है, बनाने की मशीनें लगा दी हैं। लेकिन हिंदुस्तान में भी है, गवर्नमेंट ने पहला प्लांट ये उड़ीसा में लगाया है। तो वो जो खारे पानी को मीठा पानी में तब्दील कर देता है। लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि जो नदियाँ हैं वो हिमालय से लेकर समुद्र तक जाती हैं। तो वो ऐसे है, हिमालय से लेकर समुद्र तक ऐसे आती है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि जो प्लांट लगाया उड़ीसा में गवर्नमेंट ने मीठे पानी का समुद्र को, अब वो यहाँ पर है, अब यहाँ से पंप करके ऊपर तक कैसे लेके आए। तो वो अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है और धीरे धीरे पहले ये लोग जितने भी हमारे समुद्र तट है, समुद्र तटों में ये मशीन लग जाएगी, वहाँ के लोगों को पानी देंगे ताकि ये वहाँ की जो पानी की समस्या वो खत्म हो जाएगी। फिर आगे हम करेंगे। तो अब ये कहता है कि जल प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत समुद्र है। वो हमें पता ही है कि धरती के चारों तरफ 97.3% जो है समुद्र है। समुद्र का जल सूरज की गर्मी से भाप बनकर वायु में मिल जाता है। ये हमें पता है कि सर्दी जो सूरज की गर्मी समुद्र में पड़ती है, जब टेम्परेचर आए तो धीरे धीरे पानी जो है ऊपर चले जाता है। एक अनुमान के अनुसार समुद्र के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 1250 मीटर जल भाप बनकर उड़ जाता है। ये जल वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। ऊपर ठंडी हवा के कारण घनीभूत होकर बादल के रूप में दिखाई देती है। वायु की मदद से बादल जमीन की ओर बहते हैं। ये हमने रिसाइक्लिंग पढ़ा था, वाटर साइकिलिंग का, कि पहले ऊपर से हिमालय से चार पहाड़ों से नदियाँ पानी बनता है और समुद्र में आती है। समुद्र में भाप से, सूरज की गर्मी से भाप बनती है, वो ऊपर जाता है बादलों में, क्योंकि नीचे से गर्म जाता है, ऊपर ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा में मिलके वो फिर पानी का स्रोत बन जाता है, जिसे हम वाटर पार्टिकल्स कहते हैं। हवाओं को लेके चलती है। तो एक जो वाटर पार्टिकल होता है उसकी एक क्षमता होती है, उसको पानी को थामने की या पानी को लेके आगे चलने की। जब उसकी क्षमता खत्म हो जाती है तो वो फट जाता है, फिर वो जो है पानी के रूप में बारिश होती है। बारिश फिर पहाड़ों पे होती है, नदियाँ बहती। तो ये साइकिल जो है चलते रहता है। अब वो जो पानी जब ऊपर से नीचे फूट के आता है वाटर पार्टिकल से, तो यहाँ तो सामान्य तापमान टेम्परेचर है, तो वहाँ तो बारिश होती है। यहाँ थोड़ा सा कम होता है टेम्परेचर, ओले होते हैं। यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है पहाड़ों पे, वहाँ पे वही बर्फ का रूप ले लेती है। अब कहता है कि कम तापमान वाले स्थानों पर बादल, वर्षा, बर्फ, ओले और ओस के कण बनकर धरती पर गिरते हैं। इस तरह वर्षा से मिलने वाले जल का अधिकांश भाग नदियों के द्वारा पुनः समुद्र में वापस चला जाता है। कुछ भाग को धरती सोख लेती है और बचा हुआ भाग बनकर वायु में विलीन हो जाता है। क्योंकि देखिए जब गर्मी होती है तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, धरती प्यासी होती है, धरती सूख जाती है। जो बारिश होती है पहले धरती सोखती है पानी को, जब धरती की पूर्ति हो जाती है फिर पानी जो आगे भाव से बढ़ता चला जाता है। अब ये कहते हैं कि इसी प्रकार वर्षा का जल अन्य स्रोत जैसे कुएं, नदी, तालाब, झरना आदि से भी प्राप्त होता है। ये तो हमें पता है, ये कुएं से भी पानी आता है, नदी से पानी बनता है, तालाब में भी पानी आता है, झरने से भी पानी आता है। लेकिन इनका सोर्स क्या, स्रोत क्या है, इनमें पानी कहाँ से आता है, अपने आप तो आता नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो अभी कहता है वर्षा का जल जिसे धरती
सोख लेती है वो भूमिगत जल कहलाता है। भूमिगत इंग्लिश में हम इसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। ये भूमिगत जल हमें कुओं, झरने व स्रोतों से मिलता है। वर्षा के जल का अधिकतम भाग तालाबों या झीलों में मिल जाता है या फिर नदियों में बह जाता है। अब कहते हैं कि जल प्राप्ति के साधन, प्रमुख रूप से जल प्राप्ति कहाँ से मिलती है? वर्षा का जल, रेन वाटर, ये तो नेचुरल है कि जितना पानी में बारिश से मिलता है। पृथ्वी के ऊपर सतह का जल, सरफेस वाटर, जो कि हमें धरती पे पाया जाता है। भूमिगत या अंतर, ये भूमिगत जो जमीन के नीचे हमें पानी मिलता है। अब हम तीन है तो तीनों भाग हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब ये कहता है रेन वाटर, वर्षा का जल, रेन वाटर। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जल में वर्षा का जल सबसे अधिक शुद्ध होता है। नदी, तालाब और समुद्र का जल गर्मी के कारण भाप के रूप में ऊपर को जाकर बादलों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यह बादल ठंडी वायु के संपर्क से धरती पर वर्षा करते हैं। वर्षा का जल वैसे तो सर्वाधिक शुद्ध होता है, किंतु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें तथा धूल के कणों के कारण वह अशुद्ध हो जाता है। तो जब पहली बारिश होती है तो पहली बारिश को हम ये वो कहते हैं एसिडिक रेन कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल है कि ऊपर से शुद्ध पानी आता है लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो है मिलके जब आते हैं तो वो एसिडिक रेन हो जाती है। तो जो पहली बारिश होती है वो उसका ना तो पानी पीना चाहिए ना उसमें आपको स्नान करना चाहिए। लोगों का ये मानना होता है पहली बारिश में अगर हम नहाएंगे तो हमें राहत मिलेगी। नहीं, पहली बारिश में आपको कभी ना तो नहाना चाहिए ना उसका पानी पीना चाहिए। अब कहता वर्षा की कई फुहारों के उपरांत वायुमंडल की वायु धूल कारण कार्बन कण आदि अशुद्धियों से रहित हो जाती है तथा वर्षा जल को एकत्रित करना चाहिए। वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए पक्का टैंक बनवाना चाहिए। एकत्र किए जल को अशुद्धियों से बचाया जा सकता है, उसे ढककर रखा जाना चाहिए और वर्षा में एक बार सफाई वर्षा करनी चाहिए। वर्षा का जल खनिज लवणों जैसे चूना व मैग्नीशियम से रहित तथा मृद सॉफ्ट होता है, इसलिए पानी पकाने तथा अन्य उपयोग जैसे कपड़े धोने में अत्यंत उपयोग होता है। यह है रेन वाटर। अब जो है हिंदुस्तान में ये जो हमारे राजस्थान में ये टैंक है, पहले टंके होते थे, हम टंके कहते थे राजस्थान में, आज भी हैं और बहुत सारे टंके। तो ये प्योर वाटर था, छतों पे नाले बना के उन्होंने पाइप से नीचे कर रखा था, आगे जाली थी, उसको कुंडी में स्टोर कर लेते थे और फिर क्या करते थे उसमें एक दो कट्टे या बोरी फिट करके डाल देते थे। तो उससे क्या होता, जितनी गंदगी थी वो नीचे बैठ जाती थी और फिर उसको सारा साल उसको पीने के उपयोग में लाते थे। तो अब जो है कहता पृथ्वी के ऊपरी सतह का जल, सरफेस वाटर, वर्षा का जल गिरकर धरती पर तालाबों व झीलों में इकट्ठा हो जाता है। कुछ भाग नदियों में बह जाते हैं। आज भी कई नगर, कस्बे व गांव धरातल के जल पर ही निर्भर है। इसमें नदियां, टैंक, तालाब तथा झीलें सम्मिलित हैं। तो ये जो पानी है धरती के ऊपर जो है ये है। अब ये जो धरती के ऊपर पानी है कैसे कैसे है एक एक करके हम लेते हैं। ये है रिवर्स व नदियाँ। सबसे पहले हम लेते हैं नदियों का पानी। जो नदियों का पानी है वो कैसे इकट्ठा होता है और उसका ये उपयोग कहाँ होता है। हमारे देश में और देशों के समान ही नदियाँ जलापूर्ति का प्रमुख साधन है। ऐसे अनगिनत शहर हैं या आज भी सार्वजनिक जलापूर्ति नदियों से ही की जाती है। इसमें दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद, कानपुर, पुणे आदि उदाहरण हैं, क्योंकि ये सारे शहर नदियों के किनारे पे बसे हुए हैं।
दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद और कानपुर, ये तो गंगा के ये किनारे हैं, हम सबको पता है। तो इनकी जो जल पूर्ति है पूरे शहर की, वो नदी से ही होती है। मुख्यतः नदियों के जल में धरातल तथा स्रोतों का जल मिश्रित होता है। गांव में नदियों का जल पेय रूप में तथा सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है, और कुछ जगह बिजली उत्पादन में भी प्रमुख होता है, क्योंकि यहाँ नदियाँ हैं, वहाँ पे हमें पता डैम बने गए हैं, डैम से बिजली पैदा होती है, बिजली पैदा होने के बाद में वो पानी फिर सिंचाई के लिए छोड़ा जाता है। अब कहता है नदियों के जल की ये विशेषता है। अब इनकी विशेषता क्या है? नदियों का जल सॉफ्ट होता है, नदियों का जल तेज गति से बहता है, इसलिए अशुद्धियाँ नहीं होती, क्योंकि बहता हुआ जल में खराबी का ये अशुद्धि नहीं होती है। नदी के उद्गम स्थल पर जल सर्वथा शुद्ध ही होता है। जैसे जैसे जल आगे बहता व बढ़ता है, अनेक कस्बे और नगरों से मिलने वाली गंदगी के कारण अशुद्ध होता जाता है। जैसे गंगा है, हमने हमने ये देखा कि गंगा जो है, यमुना जो है, इन शहरों के पास से अंदर से होकर वो गुजरती है। तो इन शहरों की जितनी गंदगी है वो नदियों में छोड़ी जाती है, और नदियां फिर जो है अशुद्ध होती जाती हैं। इसी पॉइंट को लेके बलराज कुमार ने एक पिक्चर बनाई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। राम तेरी गंगा मैली में दिखाया कि हिमगिरी से, मतलब हिमालय से यहाँ से नदी शुरू होती है, तो एकदम साफ पानी, शुद्ध पानी होता है। आते 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 ये कोलकाता तक जो मिट्टी का पानी वो बन जाता है और अशुद्ध हो जाती है। अब है नदी के जल के अशुद्ध होने के कारण क्या है। देखिए, नदियों के आसपास व किनारे स्थित सभी कारखाने अपने निस्तारित व निकृष्ट कूड़ा व पदार्थ नदियों की ओर या सीधे ही नदी में मिला देते हैं। इस कारण जल दूषित हो जाता है। नदी के किनारे बसे खेतों में जो खाद डाली जाती है, उससे भी नदी का जल दूषित हो जाता है, क्योंकि जितना भी खेतों में यूरिया डालते हैं, वो यूरिया धीरे धीरे टाइम लगते लगते नीचे जाती, फिर उस पानी की निकासी है वो नदियों में होती है और वो दूषित हो जाती है। फिर कहता है अधिक नदियों के किनारे स्थित कस्बे, गांव व शहरों की गंदगी नाले के रूप में नदी में मिलकर जल को अशुद्ध कर देती है, क्योंकि जो आउटलेट है, ठीक है, अब बड़े बड़े शहरों में ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं जो कि शहर की गंदगी को पानी साफ करके दोबारा देते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो कस्बे गाँव हैं वहाँ के जो नाले हैं वो सीधे सीधे नदियों में जाते हैं। अब ये कहता है कि मुख्यतः नदी के जल का दूषित होने के कारण मल मूत्र त्यागने, गंदे वस्त्र धोने, शवों को बहाने, पालतू गाय भैंसों के नहाने, मरे जानवरों को निकट ही फेंक देना इत्यादि से होता है। ये बिल्कुल बात साफ है। हिंदुस्तान में क्या है कि मल मूत्र लोग जो है मल मूत्र त्यागने नदी के किनारे जाते हैं, गंदे वस्त्र धोते हैं, शवों को बहाने के लिए बहुत सारी जगह पे ये मान्यता है कि शवों को जलाया नहीं जाता, उसको पानी में ये बहा दिया जाता है। पालतू गाय भैंस को वहाँ नदियों में धोते हैं उनको, ठीक है, और मरे हुए जानवर को फेंक देते हैं। तो ये सारी जो गंदगी है नदियों को प्रदूषित करती है। नदी के मार्ग में पाई जाने वाली मिट्टी के प्राकृतिक लवण नदी के जल में घुलकर उसे दूषित कर देते हैं। तो नदी के मार्ग पर पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं, ठीक है, वो भी इसमें घुल मिल जाती हैं और खराब करती हैं। तो कहता है नदी के जल को दूषित होने से बचाव के उपाय। अब ये जो नदियाँ दूषित हो रही हैं, इनको हम कैसे बचाव कर सकते हैं। नदियों के जल को दूषित होने से बचाने तथा पीने योग्य बनाने रखने हेतु निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। अब देखिए क्या शहर के लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जल संग्रहालय स्थित होने चाहिए। अब ये कहते हैं कि हर शहर में लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर जल संग्रहालय स्थित होने चाहिए। गवर्नमेंट ने बना भी रखे हैं, किंतु वो चलते नहीं हैं, या चलते हैं तो इतना वो
आउटपुट नहीं दे पाते हैं, उसको जो शहर की गंदगी है उसको फिल्टर नहीं कर पाते। अगर जल संग्रहालय जल वितरण का उचित प्रदान ना हो तो वहाँ नदी का जल छानकर व उबाल कर पीना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके आसपास नदी का पानी ये प्रदूषित है तो आपको उसको छानकर या उबाल कर पीना चाहिए। नदी के किनारे से कम 7 या 10 मीटर दूर पर सार्वजनिक जल पूर्ति के लिए जल संग्रह की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये देखिए हर शहर के 7 या 10 मीटर पर ये दूरी पे सार्वजनिक जल पूर्ति के लिए जल संग्रह जो वाटर सोर्स है लोगों का पीने के लिए होना चाहिए, ना कि लोग जाके सीधा नदी से पानी लें। फिर कहता है जल ग्रहण के स्थान के आसपास नहाने धोने जानवर नहलाने कूड़ा करकट फेंकने आदि की सख्त मनाही होनी चाहिए। तो हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, लोगों को चाहिए कि सार्वजनिक जगह जो है आसपास नहाना हो धोना हो जानवर ये नाले कूड़ा करकट हम नदी में ना फेंके, क्योंकि लोग जो नहाते हैं वो साबुन शैम्पू लगा के नहाते हैं, तो साबुन शैम्पू का जो पानी है वो नदी में घुलकर नदी को दूषित बना देता है। अब कहता है लेक झील। अब लेक जो झील है आपने देखे होंगे, ठीक है, आप भी घूमने जाते हैं, आपके शहर के आसपास भी कोई झील होगी, देखने में झील अच्छी लगती है, हम वहाँ पर बोटिंग करते हैं, पिकनिक ये मनाने जाते हैं, लेकिन क्या 12 महीने में झील साफ रहती है? हम उस झील को साफ रखते हैं? नहीं। हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, जितना कूड़ा करकट होता है हम पिकनिक ये मना के आते हैं वहीं फेंक देते हैं, और जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो उसको उठा कर सफाई करके नदी में फेंक देते हैं। जैसे यहाँ पे कीचड़ में है, ठीक है ना, कीचड़ में जो पंचायत के 2 तालाब बन रखे हैं, एक ऊर्जा के लिए, एक ऊर्जा पक्षी आते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ भी आप देख लो उसकी साफ सफाई बरत रखा नहीं। जितना भी किनारे हैं झील के उसमें इतनी गंदगी काई लगी हुई है, अब वही पानी ऊर्जा पीते हैं तो बीमार होते हैं, ठीक है ना, तो हमें ये सब सावधानी बरतनी चाहिए। अब कहते हैं प्राकृतिक झीलें, जो नेचुरल झीलें हैं, नेचुरल लेक्स हैं। एक तो नेचुरल लेक है और एक मैनमेड लेक्स हैं, जैसे भोपाल है, भोपाल में नेचुरल लेक नहीं है, जो भोपाल की लेक झील है वो मैनमेड है, वो नवाब ने बनाई थी, और वो बहुत सारी झीलें आजकल मैनमेड है, वो नेचुरल नहीं है। अब कहता वर्षा का जल भूमि के निचले भूखंडों में एकत्रित होता रहता है। संचित जल के सही स्थान प्राकृतिक झीलें कहलाती। यहाँ पे पहाड़ों के बीच में या ऊंची जगह के बीच में पानी इकट्ठा जाता है, वहाँ पे झील बन जाती है। प्राकृतिक झीलों का जल का गुण इस बात पर निर्भर करता है कि जल किन किन स्थानों से किस प्रकार आया है, तो वहां पे झील में पानी कहाँ से आता है, उसका सूत्र क्या है। ये वर्षा का जल भी हो सकता है, प्राकृतिक स्रोतों में आया भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ तो वो बारिश का पानी आता है या नीचे से कोई ना कोई पानी का स्रोत होगा जो झील में आता है। शहर की गंदगी व नालियों से आया जल भी हो सकता है, ठीक है ना, शहर का जो गंदा पानी वो भी झील में आ सकता है। प्राकृतिक झीलों का जल प्रयोग से पूर्व पूरी तरह विशुद्ध अवश्य कर लेना चाहिए, ठीक है, वो भी इतना प्योर नहीं होता, उसमें भी गंदगी होती है। कृत्रिम झीलें, अब ये जो है कृत्रिम झीलें का निर्माण बांधों की सहायता में किया जाता है। ये मैनमेड लेक है, जैसे भाखड़ा मंडल है, भाखड़ा मंडल की जो लेक है वो प्राकृतिक नहीं है, ये मैनमेड है, पहले झील बनाई गई फिर डैम बनाया गया, तो जो वो है उसको पानी इकट्ठा किया जाता है। 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरे स्थान को कृत्रिम झील बनाने के लिए चुना जाता है, फिर इसके चारों ओर बांध का निर्माण कर देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण इसमें जल एकत्रित हो जाता है, इस जल का उपयोग पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए किया जाता है। आजकल विशाले का पक्की कृत्रिम झीलों का निर्माण भी किया जाता है, जिसके जल का प्रमुख रूप से बिजली उत्पादन तथा सिंचाई के रूप में किया जाता है। तो चारों तरफ का सीमेंट का सोतर बना के वहाँ पानी रोका जाता है, इकट्ठा
ऊपर से पानी छोड़ते हैं और नीचे जो टर्बाइन्स होती है उससे बिजली पैदा होती है, फिर आगे वो नदियों में या कैनाल में छोड़ा जाता है। अब कहते हैं तालाब तथा पोखरे, अब पॉन्ड एंड पुडल्स, ठीक है, पॉन्ड एंड पुडल्स। वर्षा का जल कच्चे व पक्के तालाबों में एकत्रित हो जाता है। हमारे देश में विशेषकर दक्षिण भारत तथा पश्चिम बंगाल में जल प्राप्ति के प्रमुख साधन तालाब ही हैं। सामान्यतः इन जलाशयों का जल जानवरों को पिलाने तथा नहलाने में प्रयुक्त होता है। तो छोटे छोटे जो तालाब हैं, ठीक है, उनमें पीने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए या पशुओं को पानी पिलाने में काम आता है। काफ़ी जगह इसके जल से सिंचाई में भी लिया जाता है। तो काफ़ी जगह उसमें जो झील तालाब होते हैं तो उसमें मोटर वगैरह लगा के, ट्यूब लगा के, तो उसका पानी जो खींच के सिंचाई के रूप में आता है। अब है तालाब तथा पोखरों के दूषित होने के कारण। अब ये तालाब का जो पानी है, पोखरों का पानी है, ये दूषित कैसे होता है? देखिए, अब इनके कारण क्या है? पशुओं के स्नान व मल मूत्र से भी जल दूषित होता है, ठीक है ना। अब पशु को हम नहलाते हैं, अब आपको पता है पशु गंदगी से भरे होते हैं, मिट्टी लगी होती है, जब उनको नहलाते हैं तो उनका जो गंदगी है वो फिर मल मूत्र लोग वहाँ पे आते हैं। तालाब तथा पोखरों के किनारे स्थित पेड़ पौधों की टूटी गिरी पत्तियां व जंगली घास भी जल को प्रदूषित करता है। बिल्कुल ठीक है, जो आसपास घास होती, सूखी घास या पेड़ों की पत्तियां, टहनियां, वो टूट के पानी में गिर जाती है। धोबियों का किनारे बने पत्थरों के पट्टों पर कपड़े धोना आदि नित्य कार्यों में भी जल प्रदूषित करता है। जो धोबी होते हैं वो अपने पट्टे बना लेते हैं ये पत्थरों के, और उन पे रख के वो कपड़े धोते हैं। तो अभी लगाइए वो कपड़े साबुन, डिटर्जेंट पाउडर से धोते हैं, वो सारी गंदगी जो है पानी में जाती है। तालाब पोखरों के आसपास कई लोग मल मूत्र त्याग करते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। लोग जो है वो तालाब के पानी या इसके पानी में उनको पास पड़ता है कि वहाँ जाके मल मूत्र त्याग दो, ताकि पानी उनको स्वतः मिल जाता है, साफ सफाई। गांव के लोग इन्हीं तालाबों में स्नान करते हैं और अपने वस्त्र आदि भी धोते हैं। तो गांव के लोग उसी तालाब में अपने वस्त्र भी धोते हैं और स्नान भी करते हैं। कभी कभी गांव मोहल्ले की नालियों को गंदगी सब जल में मिलकर दूषित कर देते हैं। तो गांव का जो पानी है, क्योंकि प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, तो वो कहाँ जाता है? वो सब निकल के इन तालाबों में जाता है। मरे हुए पशु व पक्षियों के शव आदि अवशेषों में जल में मिलने से भी जल प्रदूषित हो जाता है। तो वो जो है मरे हुए जानवर है, वो भी पानी में जब मिलते हैं तो उनकी जो गंदगी है, बदबू है, उससे प्रदूषित हो जाता है। तालाब का जल स्थिर होने के कारण गंदगी सतह बनी रहती है। तालाब में भी उसके जल को शुद्ध करने की शक्ति बहुत कम होती है। अब देखिए, नदी का पानी तो हमेशा बहते रहता है, तो वो प्रदूषित कम होता है, लेकिन यहाँ का जल जो है वो स्थिर है, वो शुद्ध नहीं हो पाता है और दिन पर दिन प्रदूषित भी हो पाता है। अब कहते हैं तालाब के जल को दूषित होने से बचाने, अब हम इसको दूषित होने से बचाव के कार्य कैसे वो कर सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं। तालाब के चारों ओर से ऊंचा रखना चाहिए तथा इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि सिर्फ वर्षा का जल ही तालाब में एकत्रित हो, अन्य तो गंदगी या गंदा जल इकट्ठा ना हो। तो तालाब के जो किनारे अगर हम पत्थरों से या दीवार से ऊंचा कर दें तो उसमें जो बाहर का भारी पानी है वो उसमें नहीं मिल पाएगा और ना ही पशु लोग उसके अंदर जा पाएंगे। अभी कहता तालाब में स्नान आदि की मनाही होनी चाहिए, वो कुछ दूरी पर अलग स्नान घर बनाकर तालाब से पानी उपलब्ध कराना चाहिए। अब ये कहते हैं कि तालाब के थोड़ी दूर, तालाब से थोड़ी दूर कोई स्नान घर ये बनाना चाहिए। हाँ, पानी जो है वो तालाब का है, लेकिन जो गंदगी का पानी है वो तालाब में दोबारा ना मिल पाए। तालाब को गहरा बनवाना चाहिए, क्योंकि गहरे तालाबों का जल उतले तालाबों की तुलना में भी अधिक शुद्ध होता
तो अगर हम तालाब को गहरा बना देंगे तो उसमें जो प्रदूषण है वो कम होगा। तालाब के जल को विषक्रमित रखने के लिए समय समय पर पोटेशियम परमानेंट, क्लोरीन अथवा अन्य कोई कीटनाशक जल स्वास्थ्य रक्षक की सलाह पर मात्रा के अनुसार तालाब में जल में ये मिला। बिल्कुल ठीक है। जो मेडिकल ऑफिसर होता है उनसे सलाह पे मिलकर हमें उसमें तालाब में जो है पोटेशियम परमानेंट और क्लोरीन ये सब जो दवाइयाँ ये उसमें डालनी चाहिए, ताकि उसमें जो प्रदूषण है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए और लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। अब कह रहे प्रयास किए जाने चाहिए कि जानवर तालाब तक ना पहुँच पाए, तो इसके लिए बाड़े भी बना कर देनी चाहिए। और हर जानवर वहाँ पे पहुँच जाता, गाय भैंस जाके उसमें लेट जाती हैं गर्मियों में। अगर हम उसे बाउंड्री बना दें, ये बाड़ बना दे ताकि जानवर उसमें ना जा पाए। वर्षा के आवश्यकता अनुसार 1 या 2 बार पूरा तालाब खाली कर सफाई करानी चाहिए। अब जब बारिश नहीं होती है, जब बारिश खत्म हो जाती है, तालाब का गर्मियों में तालाब का स्तर कम हो जाता है, तो तब उसकी सफाई करानी चाहिए। तालाब में यहाँ वनस्पति उगाई हो उसे भी निकाल कर फेंक देना चाहिए। जो तालाब के अंदर अगर कोई वनस्पति पेड़ पौधे आ गए तो उसको ये उखाड़ के सफाई करनी चाहिए। आगे कह रहा कि अगर आवश्यकता अनुसार तालाब का निर्माण कराना है तो तालाब पक्का तथा लंबाई चौड़ाई व क्षमता गांव या शहर की जनसंख्या के आधार पर की जाए। अगर आपने खुद का तालाब ये बनाना तो पक्का बनाना चाहिए, फिर जितनी संख्या है वहाँ पे गांव की शहर की उसके हिसाब से लंबा चौड़ा और गहरा होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है भूमिगत या अन्य स्तर, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, जो धरती के नीचे पाया जाता है। वर्षा का वह जल जो धरती सोख लेती है, भूमिगत या अन्य स्तर जल ग्राउंड वाटर कहलाता है। कुएं, हैंडपंप और स्रोतों का जल भूमिगत जल नहीं है, क्योंकि कुएं हो गए, हैंडपंप हो गए, मोटर हो गए, ट्यूबवेल हो गए, इनका पानी कहाँ से आता है? नीचे से, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ग्राउंड वाटर कैसे करता है? देखिए, वर्षा के उपरांत वर्षों का जल धरती की ऊपरी सतह में छनकर धरातल की निचली परतों में पहुंच जाता है। ऊपरी सतह से निचली सतह तक माध्यम जल में कई जीवाणु तथा कीटाणु मार्ग में ही छन जाते हैं और कई कार्बनिक व कार्बोनिक पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं। इन पदार्थों में कुछ तो जल में विलीन हो जाते हैं, वो कुछ जल में तैरते रहते हैं। भूमिगत जल को अग्रलिक स्रोत होते हैं। तो धरती से जब नीचे ग्राउंड वाटर जाता है तो जाते जाते फिल्टर होते जाता है, जीव हैं, कीटाणु हैं और केमिकल्स हैं, ये सब उसमें मिक्सित होकर नीचे चले जाते हैं। जब नीचे चले जाते हैं तो नीचे जाकर तय हो जाती है, ठीक है। पानी जो है साफ पानी ऊपर तैरता है, जितनी गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है।